सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड के क्लास 12 साझेदारी खाते सामान्य अध्ययन का वीडियो नंबर 3 है। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि अब हम क्या पढ़ेंगे, साझेदारों के पूंजी खाता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, उसको समझते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते होते क्या हैं और ये कितने विधि से बनते हैं। तो देखिए, जैसे सामान्य हमारा एकाकी व्यवसाय होता था तो उसमें पूंजी खाता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर केवल एक व्यवसायी होता था और उसके पूंजी का जितना भी हिसाब किताब होता था वो हम लोग क्या करते थे, वो हम लोग आर्थिक चिट्ठा में कर लेते थे। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यवसायी हैं, एक से ज़्यादा साझेदार हैं, सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से पूंजी खाता तैयार करते हैं। ठीक है, और उसमें साझेदारों के द्वारा जितने भी ऐसे भी सौदे होते हैं या ऐसे हमारे घटनाएं होती हैं जिससे हमारा पूंजी में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है या घटता है, तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें लिखते हैं। तैयार कैसे होता है, तो देखिए, साझेदारों के पूंजी खाता दो विधि से तैयार होती है। कितने विधि से? दो विधि। ठीक है, साझेदारों की पूंजी खाता कितने विधि से तैयार होती है? दो विधि। कौन कौन सी विधि? तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा जो कहलाता है वो होता है स्थायी पूंजी खाता विधि। स्थायी पूंजी खाता विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, स्थायी पूंजी खाता विधि। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा कहलाता है अस्थायी पूंजी खाता विधि। अस्थायी पूंजी खाता विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि ये दो विधि से तैयार होता है। और कारण क्या है दो विधि का, तो देखिए, एक लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो पूंजी होगा, जब व्यवसाय स्टार्ट होता है साझेदारी का, तो कुछ ऐसे कंडीशन बनाए जाते हैं जिसमें पूंजी जो लगाया गया वो सालों सालों तक समान रहे, हमेशा प्रत्येक साल समान रहे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्थायी पूंजी खाता विधि बनाते हैं। अर्थात स्थायी पूंजी खाता विधि तभी तैयार की जाता है जब साझेदारी व्यवसाय में पूंजी का शेष कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, कुछ विशेष घटनाओं को छोड़कर। उस विशेष घटना में क्या है, या तो साझेदार अपनी पूंजी में से कोई विड्रॉ करे, या तो साझेदार अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहे, अतिरिक्त पूंजी लगाए, तब को छोड़कर बाकी हर कंडीशन में साझेदारों का पूंजी खाता हमेशा क्या होता है, स्थायी रूप से चलता रहता है, उसका शेष स्थायी रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन हमने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि पूंजी खाता में क्या होता है, पूंजी खाता में उन सारी चीज़ों को लिखा जाता है जिससे पूंजी में बढ़ोतरी होता है या घटता है। तो ऐसे कंडीशन में इस विधि में क्या होता है, इस विधि में दो खाते तैयार किए जाते हैं। पहला जो खाता हो जाता है वो होता है पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला खाता होता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें केवल और केवल पूंजी को लिखते हैं, और दूसरा हमारा खाता जो होता है वो होता है साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जिसमें क्या होता है, जिसमें उन सारे मदों को लिखते हैं जिनसे पूंजी पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें शेष स्थायी रखना है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, शेष स्थायी रखना है। इसलिए केवल और केवल पूंजी खाता में हम पूंजी की राशि को लिखेंगे और हर साल वो समान रूप में चलता रहेगा, उसका शेष समान रहेगा। और जितनी भी चीजें पूंजी की राशि को बढ़ाती या घटाती है, जो भी पूंजी पर प्रभाव डालती है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए एक अलग से खाता तैयार करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। बात समझिए, साझेदारों का चालू खाता उसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा हमारा दूसरा विधि जो है वो क्या है, वो अस्थायी पूंजी खाता विधि। अस्थायी पूंजी खाता विधि से ऐसे पूंजी खाता विधि से जिसमें साझेदारों का शेष स्थायी रखना जरूरी नहीं है, यानी इसमें साझेदारों का शेष स्थायी नहीं रखना, हर साल वो क्या होता है, परिवर्तित हो सकता है। जब वो परिवर्तित हो सकता है तो हमें इसमें क्या होगा, दो खाता बनाना जरूरी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही खाता जो हमारा बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी में वो सारी मदों का लेखा हम कर लेंगे जो भी पूंजी से
जो भी पूंजी से संबंधित है, जो पूंजी को बढ़ाती घटाती हैं, चाहे वो पूंजी का शेष हो, चाहे वो पूंजी का शेष हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल पूंजी का शेष लिखते हैं और बढ़ाने घटाने वाले सारे मदों को हम लोग चालू खाता में हस्तांतरित करते हैं। समझ में आई ये बात? अब चलिए हम क्या करते हैं, इसके प्रोफार्मा के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला विधि का प्रोफार्मा हम पढ़ते हैं। कौन सा विधि है? पूंजी खाता। कौन सा? स्थायी पूंजी खाता विधि। पहला जो प्रोफार्मा है वो है स्थायी पूंजी खाता विधि। और ध्यान रखने वाली बात ये भी है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन में ये बातें नहीं बताया है कि किस विधि से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे कंडीशन में याद रखना है कि जब तक क्वेश्चन साफ साफ नहीं बताया कि कौन सा विधि है, तब तक हम मानेंगे कि वो हमारा अस्थायी पूंजी खाता विधि है। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ना कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। और अगर क्वेश्चन में हमारा पहले से चालू खाता का शेष दिया है, तो ये हम समझ लेंगे चालू खाता इसीलिए दिया है क्योंकि हमारा पीछे का क्वेश्चन कैसे करते आ रहे हैं, वो हम लोग स्थायी पूंजी खाता विधि से करते आ रहे हैं। और अकाउंटिंग लेखांकन को कभी भी बदलना नहीं, जो भी हम विधि अपनाते आए हैं वो हर साल वही विधि को अपनाते आए हैं, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा, वो अगर इस चालू खाता का शेष है तो इस समय भी स्थायी विधि से बनेगा। और अगर ऐसा कुछ भी हमें नहीं समझ में आ रहा है और साफ साफ कुछ नहीं बताया, तो हमेशा हम क्या करेंगे, अस्थायी पूंजी खाता विधि से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं किसका, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, यानी स्थायी पूंजी खाता विधि से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, स्थायी पूंजी खाता विधि, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो पहला इसमें क्या बनता है, तो सबसे पहला अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोफार्मा देखिए, जितने साझेदार होंगे उतनी धनराशि का कॉलम खिंचाएगा। जैसे हम यहाँ 2 मान लेते हैं, जितने साझेदार होंगे उतने धनराशि का कॉलम होगा, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, यहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर्स, ए बी साझेदारों का नाम, ठीक है, यहां पर होगा पर्टिकुलर्स, और ये बंद। अब इसके बाद देखिए, इसमें हमने क्या बताया, साझेदारों के पूंजी खाता में केवल और केवल पूंजी का शेष जाता है। तो अगर हमारा व्यवसाय नया है तो उसमें पूंजी लगाया जाएगा, तो ये या तो वो कैश से या तो वो बैंक से लगाया जाएगा, तो बाई बैंक या बाई कैश करके हम उसको लिखेंगे। और अगर हमारा व्यवसाय पुराना है तो पहले की पूंजी होगी उसको हस्तांतरित करेंगे, उसके शेष को, और पूंजी का शेष सदैव क्रेडिट होता है। ये भी याद रखिएगा कि इस खाते का बैलेंस हमेशा क्या होता है, इस खाते का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी करके हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। और उसके बाद इनको हम क्या करेंगे, इनका सीधा हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस सीडी। और ये प्रत्येक वर्ष क्या होगा, समान रहेगा। अगर जो बैलेंस हमारा यहाँ है वही हमारा सीडी भी होगा, यानी अगले साल के लिए भी वही बैलेंस जाएगा। समझ में आया? फिर हमारा दूसरा क्या बनता है, जो भी साझेदारों के पूंजी को प्रभाव डालता है, जो भी साझेदारों के पूंजी को प्रभाव डालता है, उसके लिए हम लोग चालू खाता बनाते हैं। तो उसका प्रारूप क्या है, उसका प्रारूप है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कॉलम सेम टू सेम तरीके से रहेगा, इसलिए हम पूरी तरह से लिख के नहीं खींच रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये बी का हो गया, ये ए का हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट होगा, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पहले का चालू खाता का बैलेंस है तो वो यहाँ पे हस्तांतरित होगा, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट में हस्तांतरित होगा बाई बैलेंस बीडी करके, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट में हस्तांतरित होगा टू बैलेंस बीडी करके। अब ये समझने वाली बात है कि कब हम कैसे समझेंगे कि वो डेबिट है तो क्रेडिट है। तो अगर हमारा लायबिलिटीज में चालू खाता दिया है तो ऐसे कंडीशन में वो क्रेडिट में हस्तांतरित होगा, क्योंकि दायित्वों का शेष क्रेडिट होता है। और अगर हमारा चालू खाता संपत्ति पक्ष की ओर एसेट में दिया है तो ऐसे कंडीशन में उसको हम डेबिट में हस्तांतरित करेंगे, क्योंकि संपत्तियों का शेष क्या होता है, डेबिट होता है। समझिए, लायबिलिटीज क्रेडिट में और हमारा एसेट डेबिट में। फिर उसके बाद जो भी चीजें हमारे पूंजी को प्रभाव डालता है वो इसमें डालेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि कौन सा चीज क्रेडिट में जाएगा तो कौन सा चीज डेबिट में जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा प्रोफार्मा का शॉर्टकट हम बताते हैं। अगर कोई भी खाता एक दूसरे के ऊपर नीचे बनता है, जैसे इसके ऊपर हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है और इसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है, तो उनमें क्रॉस रिलेशन होता है। मतलब अगर पीएल के डेबिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कुछ चीजें हैं तो वो इसके क्रेडिट में आएंगे, और अगर इसके क्रेडिट में कुछ चीजें हैं तो वो इसके डेबिट में आएंगे।
जो भी एक दूसरे से संबंधित होंगे। अगर पीएल के डेबिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है तो क्रेडिट में आएगा, और इसके क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, जो भी इनसे संबंधित है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है आपको समझने का, ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, आप इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रख सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट है, आपको प्रोफार्मा याद करने में बहुत हेल्प मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर पूंजी किसी भी मद से बढ़ता है, पूंजी अगर किसी भी मद से बढ़ता है, क्योंकि पूंजी का शेष क्रेडिट है तो वो किसी भी मद से बढ़ता है तो वो क्रेडिट में जाएगा, और पूंजी अगर किसी भी चीज मद से घटता है, अगर हमारा पूंजी किसी भी मद से घटता है क्योंकि उसका शेष क्रेडिट है तो घटेगा, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। दूसरा तरीका ये है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा मदे भी नहीं है, आपको आराम से समझ में भी आएगा। फिर देखिए तो क्या बढ़ता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा पूंजी बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसलिए वो क्या होता है, क्रेडिट में जाता है। साझेदारों को जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनसे उनका कैपिटल बढ़ता है, जैसे उसको सैलरी मिला, साझेदारों को कमीशन मिला, ठीक है, साझेदारों को सैलरी और कमीशन मिला, उससे भी बढ़ेगा। ठीक है, साझेदारों को लाभ में हिस्सा मिलता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा क्रेडिट में जाएगा। साझेदारों को लाभ में हिस्सा मिला तो वो भी क्रेडिट में जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या, यहाँ पर आहरण, यहाँ पर आहरण से पूंजी कम होता है, ये इधर जाएगा, और आहरण पर ब्याज, और आहरण पर ब्याज, इससे भी हमारा पूंजी कम होता है, क्योंकि आहरण पर ब्याज से आहरण बढ़ जाता है, और आहरण बढ़ेगा तो पूंजी हमारा कम होगा, तो वो भी हमारा डेबिट में जाएगा। आहरण भी डेबिट में और आहरण पर ब्याज भी डेबिट में। और उसके साथ साथ अगर हमारा लॉस हो रहा है, अगर हमारा लॉस हो रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। बात समझ में आया। इसके बाद हम लोग बैलेंस निकालते हैं, शेष करते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट ऐड करके बैलेंसिंग करते हैं, तो इसका दोनों साइड बैलेंस हो सकता है, इसलिए हम केवल इधर का मान लेते हैं कि इधर क्रेडिट में ज़्यादा डेबिट में कम है, तो इधर बैलेंस शीट कर दे रहे हैं, लेकिन दोनों साइड हो सकता है। ठीक है, तो टू बैलेंस CD दोनों साइड हो सकता है, ऐसा नहीं कि इधर ही केवल रहेगा, मतलब हमेशा क्रेडिट ही ज़्यादा होगा, जैसा कि मैंने बताया डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। बात समझ में आया। तो इस प्रोफार्मा को आप याद करेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चन बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम कौन सा मेथड छोड़े हैं, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड छोड़े हैं, इन दोनों को प्लस करने पे वो बन जाएगा। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का प्रोफार्मा समझाएंगे, और उसी में हम दोनों मेथड का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।